नमस्कार। अशफाक आमिर फरमाते हैं कि शहर खुशी का बस्ता देखे, जिसमें सबको हँसता देखे। सब हँसते रहें, खुशी से बसते रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि जेब में आपके पास में धन हो, दौलत हो, प्रॉस्पेरिटी हो जीवन के अंदर, तभी जाके आप खुशहाल महसूस कर सकते हैं। तो आज आपका इस समस्या की बात कहूँ, इस सवाल का जो कहूँ समाधान इस कार्यक्रम के ज़रिए मिलने वाला है। हम जानने की कोशिश करें किस तरह से हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करें, किस तरह से हम लोग प्रॉस्पेरिटी की बात करें, किस तरह से हम लोग खुशहाली की बात करें, उन तमाम सवालों के जवाब इस कार्यक्रम के अंदर हम लोग ढूँढने की कोशिश करेंगे। और जब बात चलती है खुशहाली की, तो गुजरात कहीं, राजस्थान कहीं, कुछ इस तरह के हिस्से हैं जो अग्रणी माने जाते हैं। तो आज हमने 3 ऐसे पैनलिस्ट को आमंत्रित किया है जो गुजरात की सरजमी से जुड़े हुए हैं और हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से प्रॉस्पेरिटी को न केवल मेंटल हेल्थ के तौर के ऊपर बल्कि बाकी जीवन के हितों में भी शामिल किया जा सके। तो चलिए देरी नहीं करते और मिलते हैं हमारे आज के अतिथि से और जानते हैं कि आखिर किस तरह से प्रॉस्पेरिटी और मेंटल हेल्थ दोनों को बढ़ाया जा सकता है। स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनोलिया और आप देख रहे हैं क्रेडिट टीवी का सीजन दूसरा, क्रेडिट टीवी का शिक्षा सरोकार कार्यक्रम का सीजन दूसरा। और आज बात कर रहे हैं हम लोग मेंटल हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के ऊपर। और सबसे पहले हमारे साथ में जुड़ी हुई आरती आचार्य आरती जी, उनसे आपसे रूबरू करवाना चाहूंगा। आरती जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस मंच के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। दर्शकों को बताना चाहूँगा, आचार्य आरती जी हमारे साथ अहमदाबाद गुजरात से जुड़ी हुई है। द अर्थ एंजल हीलिंग जो संस्था चलती है उसके फाउंडर हैं। ये एक टैरो ट्रेडिंग के तौर पे काम करती है, मेडिटेशन को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, हीलिंग, माइंड रिप्रोग्रामिंग को, और जो हेल्थ और रिलेशनशिप जो इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए अद्भुत कार्य कर रही है। साथ ही साथ में करियर ग्रोथ की बात करें, चाहे फाइनेंशियल ब्लॉकेज की बात करें और सेल्फ लव को एनकरेज करने की बात करें, उन सबको भी, और आपका जो ऑरा है उसको, उस एनर्जी को बढ़ाने की, क्लेंजिंग करने के ऊपर भी अद्भुत काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका आरती जी कि आज आप इस कार्यक्रम से जुड़े, हमारा मार्गदर्शन करेंगे हमारे साथ। बहुत और दर्शकों, हमारे साथ में जो दूसरी शख्सियत जुड़ी हुई हैं वो आरती पटेल जी हैं। आरती पटेल जी का भी स्वागत करते हैं। आरती पटेल जी, आपका अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में जुड़ी और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जानकी पटेल जी भी हमारे साथ में अहमदाबाद गुजरात से जुड़ी हुई। ये अन्वेषणा हीलिंग स्टूडियो है उसके फाउंडर हैं। और जानकी जी के बारे में थोड़ा सा जानना ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ये ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल मौत के करीब जाकर लौटते हैं। कुछ ऐसे ही शख्सियत जानकी जी, एक वक्त जब लगा कि ज़िंदगी मुट्ठी से फिसल गई है, ये उस वक्त लौट आई और फिर इन्होंने शुरू की अपनी जो हीलिंग की जर्नी है, उससे जो इनके हादसा जो घटा उसके बाद में रिकवर करते हुए ना केवल आज खुद को बल्कि दूसरों को भी खुशहाल करने के लिए लगी हुई। जानकी जी एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट के तौर पे काम करती हैं और ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड ट्रांसफरेशनल रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हैं। साथ ही में फैमिली काउंसलेशन फैसिलिटेटर भी हैं और रेकी टीचर भी हैं। और अन्वेषणा के जरिए जो इनका इनिशिएटिव है, इसके जरिए भी ये लोगों के जीवन के अंदर किस तरह से हीलिंग के जरिए जो अद्भुत चेंजेस किए जा सकते हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका जानकी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। और दर्शकों, जो तीसरी शख्सियत हमारे साथ में जुड़ी हुई है जानकी भट्ट साहिबा। जानकी भट्ट जी, आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने उस कार्यक्रम के लिए समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और दर्शकों को बताना चाहूँगा जानकी भट्ट जी भी हमारे साथ में अहमदाबाद गुजरात से जुड़ी हुई है। एट हाई क्यू कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर हैं और फाउंडर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और पिछले करीब 17 सालों से बिजनेस और ट्रेनिंग कंसल्टेंसी को लेकर काम कर रही हैं। साथ ही NFNLP इंटरनेशनल ट्रेनर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जानकी जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, पहले सवाल के तौर में जानकी भट्ट जी से रूबरू होना चाहूँगा। जानकी भट्ट जी, पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाहूँगा कि हम लोग जो पे बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, प्रॉस्पेरिटी को लेकर, तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, हाउ कैन डेवलपिंग एन अबंडेंस माइंडसेट कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Thank you so much. So when you talk about developing abundance mindset contribute to improved mental health, मैं शुरू करना चाहती हूँ कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो बनता कैसे है।
हर एक इंसान की, हर एक शख्स की लाइफ में कुछ लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं और जिसको हम बुलाते हैं व्हील ऑफ लाइफ। ये जो व्हील ऑफ लाइफ है, ये कुछ हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, करियर, आवर रिलेशनशिप, आवर सोशल लाइफ, आवर वेल्थ, आवर फन एंड हेल्थ। ये 8 एस्पेक्ट से हमारी लाइफ का एक व्हील बना है। जैसे साइकिल का व्हील होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पोक्स होते हैं और ये हर एक एस्पेक्ट ये स्पोक के साथ जुड़ा हुआ है। अभी मेंटल वेल बीइंग में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब इसमें से कोई भी एस्पेक्ट में कुछ भी जगह पे इम्बैलेंस होता है, तो तब मेंटल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आना शुरू होता है। एंड ये रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे कि करियर में कोई एक शख्स है जो चाहता था कि मुझे प्रमोशन मिलेगा इस साल, और जब रिजल्ट्स आया कंपनी का और उनको प्रमोशन नहीं मिला। ओके, सो वो चाहते थे मुझे प्रमोशन मिले और उनको प्रमोशन नहीं मिला। इससे इम्बैलेंस हो गया जो उन्होंने सोचा था और नहीं हुआ। एंड दिस इज हाउ मेंटल वेल बीइंग में इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। अभी इस केस में मैं ये कहना चाहूंगी कि एक्चुअली जो कारण है, जो रूट कॉज है, वो क्या है? उनको प्रमोशन नहीं मिला, वो रूट कॉज है, या मेरे से आगे बाकी के लोग निकल गए, वो रूट कॉज है? सो यहाँ पे मैं इसके साथ अबंडेंस को जोड़ना चाहूंगी कि एक्चुअल रीजन पता करने पर पता चलता है कि मुझे प्रमोशन नहीं मिला, ये रूट कॉज से ज्यादा रूट कॉज ये है कि मेरे से आगे मेरे कलीग्स निकल गए, मैं डिजर्व करता था और उनको प्रमोशन मिल गया। ओके, सो कहीं ना कहीं स्कैरसिटी का माइंडसेट यहाँ पे फील होता है, जिसमें उनको लगता है कि मेरे पास जो होना चाहिए उतना नहीं है। सो अबंडेंस यहाँ पे लिंक होगा। अबंडेंस इज अ जर्नी जहाँ पे स्कैरसिटी से हम लोगों को लेके जाते हैं टुवर्ड्स अ माइंडसेट ऑफ मेरे पास जितना चाहिए उससे ज्यादा है। So this is how developing abundance mindset can contribute to mental well-being. You are not audible, Sunil. जी बिल्कुल। तो Yeah. मतलब कुछ आप ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन में आप जो चाह रहे थे वो आपको मिल नहीं पाया है, तो कहीं ना कहीं स्कैरसिटी है वो जीवन के अंदर, कहूँ ब्रेन के अंदर आपकी सोच में शामिल होती चली जाती है, और फिर आप अपने आप को एक अलग रास्ते के ऊपर पाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं तंगी का, कहीं चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे अलग अलग तरीके से हो, उसके ऊपर हम लोग। हाँ, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगला सवाल के तौर पर मैं, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, उनके साथ में ये आचार्य जो जुड़ी हूँ उनसे लेना चाहूँगा। अच्छा आचार्य जी, मैं यहाँ पे आरती जी आपसे सवाल लेना चाह रहा था कि एक जो बैलेंस माइंड की हम जो बात करते हैं वो किस तरह से फाइनेंशियल और जो करियर में जो ग्रोथ है उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बैलेंस्ड माइंड, देखिए पहले तो मैं आपको आपके दर्शकों को समझाना चाहूंगी कि व्हाट इज बैलेंस्ड माइंड। प्रॉब्लम, जैसे जानकी जी ने कहा, प्रॉब्लम हर एक इंसान की लाइफ में आते हैं, ठीक है, पर एक बैलेंस्ड माइंड जो होगा ना, वो उस प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि सारे इन्वेंशंस आउट ऑफ प्रॉब्लम ही हुए हैं। किसी ने काउच पर चिप्स खाते खाते कोई इन्वेंशन नहीं किया है। एवरीथिंग केम आउट ऑफ सम डिफिकल्ट सिचुएशन एंड न्यू इन्वेंशन टुक प्लेस, राइट। तो जैसे कि हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, तो एक बंदा जो हील्ड माइंड है, जो बैलेंस माइंड है, वो उसी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन और इनोवेशन ढूंढने की कोशिश करेगा। और जो अनहील्ड माइंड है, जो माइंड वो कंप्लेन करना शुरू करेगा, अरे यार मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, आई एम ऑलवेज फेस्ड विद द डिफिकल्टी, मेरे साथ, बजाय इसके कारण ढूंढने के कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस पैटर्न रिपीटेड अगेन एंड अगेन। And instead of working on that, the person goes deeper into complaining mindset, into negative energy, and it further extravates the situation instead of working on the person, like your own mindset, जो कई लोग कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते। एक क्लासिक एग्जांपल है कोविड का। कोविड वाज अ सिचुएशन where nobody knew how to deal with। अभी इसी सिचुएशन में कई बिजनेसेस ग्रो भी हुए, कई नए बिजनेस इन्वेंट भी हुए,
ठीक है, तो नहीं सारे लोग डिप्रेस नहीं हो गए, कई लोग ने उसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी लिया एंड दे स्टार्टेड अ न्यू बिजनेसेस ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। तो वो क्या है, सारे पूरी दुनिया एक ही सिचुएशन में थी, पर कुछ लोग थे जो इसे इनोवेटिवली फेस किया, कुछ लोग थे जो डिप्रेशन में चले गए। तो हियर कम्स द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, हाउ मच स्ट्रॉन्ग एंड हील्ड conscious aware your mind is and accordingly you can address the situation। तो सीधा वो प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है। हम किसी भी सिचुएशन में विक्टिम मोड में चले जाते हैं तो वी गिव अप, और वही सिचुएशन को एज अ चैलेंज लेते हैं तो वी कम अप विथ न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा विच एनहांसेस आवर प्रॉस्पेरिटी। तो हील्ड माइंड इज a healthy mind which can think innovatively out of the box, किसी भी सिचुएशन को एड्रेस करने की क्षमता रखता है हील्ड माइंड, बैलेंस्ड माइंड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने दर्शकों हमारे साथ में जुड़ी आरती आचार्य जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण सी बात कही है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जो हम लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे ढंग से हमें आरती आचार्य जी ने समझाया है कि आप जीवन में जब किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करते तब तक उसे पाने की लालसा भी पैदा नहीं कर पाते हैं। अगर आप किसी पाने की लालसा तब पैदा होती जब उसकी कमी महसूस होती, तो जीवन में कमी होनी भी ज़रूरी। अख्तर मुस्लिम में कुछ ऐसा एक शेर याद आता है, वो फरमाते हैं कि खुशी ही शर्त नहीं लुत्फ़े ज़िंदगी के लिए, मताए गम भी ज़रूरी है आदमी के लिए। तो वो हम थोड़ा सा अपने आप ग्रोथ कर पाएँ, बढ़ पाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि तकलीफ होती है तो हम उससे निदान पाने की कोशिश करते हैं। जब सब आराम है, सब सहूलियत है, तो हम लोग परेशान नहीं होना चाहते। तो ये बात ध्यान रखिए कि जब भी कोई मुश्किल आए, तो जैसे आरती आचार्य जी कह रही हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके पास में एक अवसर आया है, ये कोई आपदा नहीं है, तो इस अवसर को आप कैश भी कर सकते हैं और हार के बैठ भी सकते हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि उसी कोरोना में कुछ लोग हताश हो गए, ज़िंदगी से हार गए, कुछ लोगों ने इसी के अंदर सफलता के परचम भी गढ़े, नए इतिहास भी लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद आरती आचार्य जी। और अब मैं एक बार हमारे साथ जुड़ी हुई जानकी पटेल जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। जानकी पटेल जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं हम सोच का जो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है जीवन के अंदर, कि हम अपने आप को जिस तरह से डेवलप करते हैं वैसा ही हम लोग काम करने लग जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हीलिंग टेक्निक की, जो मॉडलिटीज़ हैं, जो डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं, क्या इनसे वाकई जो हम लोग ब्रेन डेवलप करने की बात कर रहे हैं, मेंटल डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, एबंडेंस एंड माइंडसेट की जो बात कर रहे हैं, वो संभव हो पाती है? क्योंकि माइंडसेट तो एक बार जो बन जाता है वो तो बन ही जाता है, फिर इसे किस तरह से किया जा सकता है? जानकी जी, मेरी सवाल सुन पाए आप? सो या थैंक यू। जैसे जैसे आरती जी ने बताया कि प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन है ही, और वो भी एक सोच है। और वो सोच ऐसी है कि जब मैं बिलीव करती हूँ, माई माइंड बिलीव्स कि आई एम एबल टू फाइंड द सोल्यूशन, आई कैन, तो हम सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। पर क्या होता है, ज्यादातर ना हमारी सोच या तो पास्ट में रहती है, या तो हमारी सोच भविष्य के बारे में चिंता करने में रहती है। तो या तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, गुस्सा हूँ, या मेरी गलतियों के ऊपर मैं सिर्फ मनोमंथन कर रही हूँ कि शायद मैंने ये किया होता तो चीजें अच्छी होती। जैसे प्रमोशन का जानकी जी ने एग्जांपल दिया, शायद मैं ये करती तो मेरा प्रमोशन हो जाता, या मैं और क्या कर सकती हूँ तो मेरा प्रमोशन हो सकता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पता ही नहीं चलता, हमारी सोच या तो हमारे पास्ट में है या तो हमारे फ्यूचर में, पर हम प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। अबंडेंस माइंडसेट जो है बेसिकली व्हाट इज द बेस, लाइक सिंप्लीफाई करते हैं अबंडेंस वर्ड को, कि जो भी है मेरे पास इनफ है। हम अबंडेंस को अगर इनफ रिसोर्सेज के तरह से समझेंगे तो मेरे पास आज का दिन जीने के लिए, प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए अगर मेरे पास इनफ रिसोर्सेज है तो मैं एनी विच वेज माय माइंड विल बिकम एम्पावर्ड। बट व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज हमारे पास्ट के बिलीफ सिस्टम्स है, पास्ट की सोच है, वो ही फाइल्स के हिसाब से हम चलते रहते हैं, और वो फाइल्स हमारे प्रेजेंट को नेविगेट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो हम प्रेजेंट में प्रेजेंट के हिसाब से हम नहीं ले सकते डिसीजन।
जी, बड़ी महत्वपूर्ण सी बात कही दर्शकों। यहाँ पर जो जानकी पटेल जी के ज़रिए बात निकल इफ कर वी आई। वर्क ऑन दिस पास्ट, जी, फरमाइए। जानकी जी। या सो अगर हम ये जो हीलिंग मोडालिटीज है, तो उसमें क्या करते हैं, तो हम वो पास्ट जो रूट कॉज की बात करी जानकी जी ने, तो हम रूट कॉज तक जाते हैं। तो मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है? जैसे दो सिचुएशन है कि या तो मैं वहां पे ही रह गई, मेरे कलीग्स आगे बढ़ गए, तो मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ, व्हाट इज माई सेल्फ वर्थ, कि मैं जिंदगी में पीछे रह गई। अगर जिंदगी में पीछे रह गई तो उसका क्या मतलब है? तो उसके हिसाब से हम लोग रूट कॉज फाइंड करते हैं। और जो रूट कॉज है, वो कहीं ना कहीं माइंड में एक फाइल बनी हुई होती है, वो सोच बनी हुई होती है। पर क्या होता है कि मेंटली हम लोग प्रेजेंट में, हमारा माइंड भूल जाता है कि ये सोच शायद आज एक्टिवली वो हमको नहीं दिख रही, पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती। पर जब हम ये रियलाइज करते कि नहीं, ये आज के लिए रियलिटी नहीं है, तो इट बिकम्स इजी फॉर मी टू चेंज दैट सोच एंड वी गो इनटू अबंडेंस। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सी बात आपने यहाँ पर कही है कि जो चीज़ होनी चाहिए हम उसके अलावा सबको लेकर फ़िक्रमंद होते हैं। हम लोग पास्ट की बात भी कर रहे होते हैं, हम लोग फ्यूचर की बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं करते तो उस वक़्त की बात नहीं करते जिसके ज़रिए हम सब कुछ बदल सकें, उसे कहते हैं वर्तमान। क्योंकि वर्तमान ही दर्शकों हमारी मुट्ठी में होता है और हम जब उसमें कुछ कर्म करते हैं, तो वही हमारे आने वाले भविष्य को बदल सकते हैं। ना अतीत है वो हमारे साथ जुड़ा के आगे चल सकता है, ना ही भविष्य अभी हमारी मुट्ठी में आ सकता है। वो तब आएगा जब आज आप कुछ करेंगे। तो करने के लिए ज़रूरी है कि आज पे यकीन करें, अपनी संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ें, अपने इरादों को मजबूत करें, तो आप उस चीज़ को पा सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद है जानकी जी, बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही कि वर्तमान में जीना ही सर्वोपरि होना चाहिए। ना अतीत के जो बेड़ियाँ हैं उनको जकड़ना चाहिए, ना ही जो भविष्य की बहुत ऊँची छलांग लगानी चाहिए, जो पता नहीं संभव होगी भी या नहीं होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद है और मैं जानकी भट्ट जी की तरफ रूबरू होना चाहूँगा। जानकी भट्ट जी, आपसे सवाल मैं ये लेना चाहूँगा कि ऐसे कौन-कौन से जो बैरियर्स होते हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, जो कि अबंडेंस माइंडसेट को होने से रोकते हैं? उसके ऊपर थोड़ा-सा प्रकाश डालें। ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिमिटिंग बिलीफ है क्या। ऐसे देखो, कोई बिलीफ हमारी लाइफ में अच्छी या बुरी नहीं होती है। हर एक बिलीफ कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट में यूजफुल है ही। लेकिन लिमिटिंग बिलीफ हम किसको बुलाते हैं? हमारी कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जो हमको हमारा कोई गोल अचीव करना है, या हम कहीं पहुंचना चाहते हैं, या लाइफ में हम कुछ पाना चाहते हैं, वो पाने में बीच में रास्ते में अगर हमको स्टक करता है, उसको हम लिमिटिंग बिलीफ बुलाते हैं। ओके, जैसे किसी को कुछ नया बिजनेस शुरू करना है। अभी देखो, लाइफ है, लाइफ हमारे ईसीजी की तरह चलती है, हमारा ईसीजी इज अप एंड डाउन। सो लाइफ में चैलेंजेस आने ही हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके लाइफ में चैलेंजेस ना हो। मैंने जैसे व्हील ऑफ लाइफ शेयर किया, कोई ना कोई एस्पेक्ट इस व्हील ऑफ लाइफ में से हर एक इंसान, इस दुनिया के जितने भी इंसान है, कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस कर ही रहे हैं। अभी उस चैलेंज को पार करने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारी पर्टिकुलर जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, या जिस रास्ते पे हम आगे चलना चाहते हैं, वहां पे हमारी कौन सी ऐसी सोच है जो हमको स्टक कर रही है, जो हमको रोक रही है। उसको हम बुलाते हैं लिमिटिंग बिलीफ। अभी जैसे मैंने बोला, कोई भी बिलीफ अच्छी या बुरी नहीं होती है। ओनली हमको बस ये सोचना है कि जो भी बिलीफ हमको हमारे गोल अचीव करने से रोक रही है, उसको सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए। अभी यहाँ पे मुझे ये बात बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि बिलीफ बनती कैसे है। बहुत सारे लोग आते हैं, मैम लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलने का तरीका बताइए, तरीका बताइए, तरीका बताइए, कैसे? ओके, सबसे पहले कौन सी लिमिटिंग बिलीफ है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, ये बिलीफ बनी कहाँ से है। सो जितनी भी लिमिटिंग बिलीव्स है ना, वो दो तरीके से बनती है। एक होता है इंटरनल डायलॉग्स। मैं अपने आप से बात करती रहती हूँ कि ओ जानकी, आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकती, मैं कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर सकती, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मैं कभी खुश नहीं रह सकती, क्या पता नहीं मैं कभी खुश हो पाऊंगी कि नहीं। ओके,
हम काफी सारे क्लाइंट्स के साथ भी बात करते तो बोलते मे बी, हम पूछते सर यू वुड लाइक टू अचीव दिस, मे बी पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। ओके, सो सबसे पहला रूट कॉज है लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट करने का, वो हम खुद है। हम खुद सोचते हैं कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, इंटरनल डायलॉग्स बहुत बार हम अपने आप को बोलते जाते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल रिसोर्सेस। जैसे हमको किसी ने बार बार बोला, अरे आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं हो, अरे आप मैथ में अच्छे नहीं हो, हमने बचपन से सुना है, अरे आप स्टेज पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। और ये ऐसे लोगों ने हमको रिपीटेडली बोला है और हमने उनको बिलीव कर लिया है और हमने सोच लिया और उसको हमने उस सोच को हमने हमारा बिलीफ सिस्टम बना लिया, मान लिया कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ। ओके, सो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेरा खुद का क्रिएटेड है या बाकी के लोगों ने मुझे बोला है। अगर खुद का क्रिएटेड है तो उसके काफी सारे तरीके से और उसके काफी सारे रास्ते हैं जो आगे जाके आई विल बी शेयरिंग विथ यू। और दूसरा है, दूसरे लोगों ने बोला है तो उनके लिए भी एक्सटर्नल फैक्टर्स को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम खुद स्ट्रांग है तो बाकी लोग क्या बोलेंगे वो हम पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो ये आइडेंटिफाई कीजिए कि ये सेल्फ है या क्रिएटेड है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कुछ कॉमन बैरियर्स कि काफी सारे, और ये जो एग्जांपल्स मैं शेयर कर रही हूँ ये मेरे थेरापेटिक सेशन से ही मैंने लिए हैं। ओके, जैसे कि आई एम नॉट स्मार्ट इनफ टू डू दिस जॉब, आई एम अ हाउसवाइफ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है क्या हो रहा है। सो आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। मैं जब लोगों के बीच में जाती हूँ और दो वर्किंग मदर्स हैं, मैं वर्किंग नहीं हूँ, तो मैं क्लूलेस हो जाती हूँ। दिस इज जस्ट अ लिमिटिंग बिलीफ माय डियर, बिकॉज आप हाउसवाइफ हो तो आपके पास ऐसी स्किल्स है जो शायद उनके पास नहीं है। ओके, अनदर इज अदर्स आर बेटर देन मी, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, आई विल नेवर बी वन ऑफ द बेस्ट, मेरे पास टैलेंट है ही नहीं जो टैलेंट मुझे चाहिए। सो ये सारी लिमिटिंग बिलीफ्स रेगुलरली हम अपने आप को बताते जाते हैं और एक बार ऐसा हो जाता है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड इसको रियलिटी में बदल देता है कि आप ये कर ही नहीं सकते हो। सो ये कुछ बैरियर्स हैं जो हमको रोकते हैं अबंडेंस माइंडसेट की तरफ जाने से। यानी खुद की प्रतिभाओं पर शक करना ही सबसे बड़ा जो एक ऐसा नेगेटिव बिलीफ है जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकता है। दर्शकों, हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने से बचना होगा। अहंकार से बचना है तो साथ साथ में इस बात से बचना होगा कि चीजें हमारे स्वाभिमान से भी नीचे न उतर जाएं। तो अभिमान और स्वाभिमान के बीच का जो तनिक सा फासला है उसको समझना होगा और उसी थिन लाइन को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जिस तरह की जो चीजें लोग हमेशा जो जुड़ते हैं हमारे साथ में, ऐसा नहीं है कि वो आप ही को अप्रिशिएट करने के लिए आएंगे, वो भी अपनी मुश्किलों के साथ में जूझ रहे हैं। तो आप अपने साथ अपना हौसला, अपना मादा साथ लेकर जरूर चलें। जिसे आप तकदीर कहते हैं उसे अपने साथ में लेके चले, जिसे आप हौसला कहते हैं उसे अपने साथ में लेके चले। दूसरों में भरोसे रखी हुई चीजें आपके अक्सर मौकों पर काम नहीं आती है। तो उस हौसले को संभालिए और आगे बढ़ते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आचार्य आरती जी की तरफ एक बार से रुख करना चाहूंगा। आचार्य आरती जी, जब हम बात करते हैं इनर पीस की और जो एक्सटर्नल जो प्रॉस्पेरिटी है, तो इन दोनों के बीच में आप क्या इंटरलिंकिंग महसूस करती हैं आप? उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए और किस तरह से हम कोई भी आदमी है इन पहलुओं को कैसे अलाइन करे कि जिसके जरिए कि हमारी लाइफ में और ज्यादा चीजें बेहतर हो सके। जी, वेरी गुड क्वेश्चन। हमेशा हमें सिखाया जाता है कि बाहर चीजें ठीक हो जाएगी तो मैं आई विल बी हैप्पी, ये ठीक हो जाएगा तो आई विल बी हैप्पी। हमें कभी ये आई सजेस्ट कि ये स्कूलों में सिखाया जाना चाहिए कि इंटरनल पीस अंदर से जब इंसान खुश होता है तो एक्सटर्नल वो रिफ्लेक्ट करता ही करता है। तो एवरीथिंग इज योर प्रोजेक्शन, whatever you are feeling inside you internally is your projection outside. तो पहले तो there is it should be always inside out, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट के ये हो जाए तो मैं खुश, ये हो जाए तो मैं नहीं खुश, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा के बाहर की चीजों को हम जो चेंज करने जाते हैं, इट्स लाइक समंदर में से पानी खाली करने की बात है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द आउटर सर्कमस्टेंसेस, वर्क ऑन योरसेल्फ विथ योर इनर पीस। मेरे पास काफी केसेस आते हैं
रिलेशनशिप में, मतलब मदर डॉटर हो या हस्बैंड वाइफ हो, ब्रदर्स हो, एक बंदा हीलिंग का like they take the healing and the other person is reflecting that same behavior. So what is it? आपने उसको तो चेंज करने नहीं गए, आपने अपने आप को चेंज किया, अपने एक्सपेक्टेशंस को चेंज किया, अपने आप को हील किया, तो वहां पे वो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है. तो there is a very much connection between how you feel within yourself. आप अंदर कैसा महसूस कर रहे हो. आपका चेहरा, आपकी आंखें आपका आईना है, हम कहते हैं, ये बहुत बार सुनते भी है ना. तो whatever you feel inside about you, about your surrounding, you are just projecting this everywhere. हम मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, तो अगर हमें कोई मूवी पसंद नहीं आती है तो हम पर्दा चेंज करेंगे या रील चेंज करेंगे? हम रील चेंज करेंगे. तो हमारी लाइफ की रील कहाँ है? यहाँ. तो अगर यहाँ से रील चेंज हो गई तो प्रोजेक्शन अपने आप चेंज हो जाएगा. तो बजाय वेस्टिंग योर टाइम चेंजिंग द आउटर सर्कमस्टेंसेस, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ कि मुझे अपने आप में क्या तब्दीलियां लानी है, मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरे इमोशन इम्बैलेंस. अब आप किसी इंसान से हमेशा ही 100% नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. दैट इज वेरी अनरियलिस्टिक. देन दैट पर्सन इज नॉट अ ह्यूमन. मतलब आप एक रोबोट से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो 100% ये डिलीवरी चाहिए, लाइक you should behave like this, then a robot can do it. Human being cannot do this 100%. That is because he or she is a human being. ठीक है. तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन किसी से रखना कि वो मेरे खुशी का सोर्स रहेगा, तो ये एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ इज अ रॉन्ग. इंस्टेड फाइंड हैप्पीनेस इन योर ओन सेल्फ कि आप दे रहे हो खुशियाँ लोगों को या आपके सराउंडिंग को. आप अपनी एक्सपेक्टेशन जैसे ही चेंज करोगे वहां से वो रिस्पॉन्स आ ही जाएगा. तो बजाय, मतलब आपका क्वेश्चन जो था कि एक्सटर्नल और इंटरनल, इंटरनल रिफ्लेक्ट्स द एक्सटर्नल. अगर इंटरनल ठीक है, इंटरनल स्टेट ठीक है, वो डेफिनेटली 100% एक्सटर्नल पे रिफ्लेक्ट करेगा. And that is the real prosperity, I would say. चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अगर इनर पीस होगी तो बाहर भी आप दे पाएंगे. खुद की झोली भीतर से खाली है तो आप दूसरों को क्या बांट पाएंगे? आप वही दूसरों को दे सकते हैं जो आपके पास होगा. वो दुख है तो आप दुख बांटेंगे, वो सुख है तो आप सुख बांटेंगे, वो खुशहाली है तो खुशहाली बांटेंगे, वो तंगी है तो तंगी बांटेंगे. तो आरती आचार्य जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है दर्शकों की आप अपने भीतर को हमेशा प्रसन्नचित रखें. जब आप भीतर से प्रसन्नचित रखेंगे तभी बाहर का जो वातावरण जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसके अंदर भी प्रसन्नता आपको नजर आएगी और लोगों को भी नजर आएगी. तो शुरुआत भीतर से होनी चाहिए. और हमेशा ये बात, और हम सुनते भी आए हैं कि अच्छाई की बात करें या बदलाव की बात करें, शुरुआत खुद से होनी चाहिए. खुद के भी खुद, यानी जैसे हम लोग अपना अंदर कहते हैं, अपना अंतस कहते हैं, उससे होनी चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद आरती आचार्य जी. और अगला सवाल मैं यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई जानकी पटेल जी से लेना चाहूँगा. जानकी पटेल जी, अगला सवाल लो, उससे पहले मुझे बशीर बद्र का शेर याद आ गया. बशीर बद्र साहब फरमाते हैं कि सिर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा. लेकिन दुनिया में मैं ये भी सुनता हूँ कि आभार जिसे हम कहते हैं, ग्रेटिट्यूड कहते हैं, वो बहुत बड़ी चीज होती है. आभार आप जताते जाइए और आप जीवन में खुशहाली को अपने जीवन की अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं. तो मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, जब हम बहुत ज़्यादा किसी का आभार जताएंगे, हर बात पे आभार जताते रहेंगे, तो क्या लगता है कहीं लोग हम पे हावी तो नहीं होने लग जाएंगे? और इससे समृद्धि हमारे जीवन में किस तरह से जुड़ेगी, उसके ऊपर भी थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि कैसे संभव होगा. क्योंकि कई बार तो लोगों को ये लगता है कि यार मेरे प्रति ग्रेटिट्यूड कर रहा है, तो बस वो हाइपर होने की कोशिश भी करते हैं. अब आप लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, हमें ग्रेटिट्यूड भी लोगों के प्रति फील करना चाहिए और फिर हम अपने आप को प्रॉस्पर समझ पाएंगे, रख पाएंगे. या सो आभार व्यक्त करना, जिसको ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, अभी स्पेशली पिछले कुछ सालों में ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स, बहुत सारी चीजें आती हैं. तो ऐसे ही लोग बोलते हैं, मेरे क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं कि मैं
होपोनोपोनो करती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स करती हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड एवरी नाइट ग्रैटिट्यूड जर्नल करती हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में बदलाव नहीं आता। तो पहले तो एक चीज है कि मैं करने से ग्रैटिट्यूड नहीं होता है, ग्रैटिट्यूड जो है वो एक भाव है और भाव मन से होता है। अगर मेरे मन में, जो कि जानकी जी ने और आपकी जी ने बताया कि मेरे मन में अगर एक्सपेक्टेशन है कि मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, डियर गॉड थैंक यू फॉर थिंग एंड देन, और मेरे को अब ये चाहिए, तो मैं स्टिल अभी तक ग्रैटिट्यूड के भाव में ही नहीं आई, क्योंकि ग्रैटिट्यूड का भाव जो है वो इतना रिच है कि बस थैंक यू वहां पे खत्म हो जाती है चीजें कि हे भगवान थैंक यू, अच्छा किया, बचा लिया, अच्छा मोमेंट था। तब वो मोमेंट में हमको कुछ और नहीं चाहिए होता है वो भाव में। दूसरा एक है कि ग्रैटिट्यूड हम जब करते हैं तो या तो हम अनकॉन्शियसली या तो हम भगवान को याद करते हैं, दैट मीन्स दैट देयर इज सम हायर सेल्फ। तो मेरा माइंड मेरे अंतर से बाहर निकल के ये समझता है कि मेरे ऊपर कोई है, तो वहां पे ही आधी चिंता है ऐसी ही निकल जाती है। ज्यादातर लाइफ में क्या होता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये मेरे गोल्स है, ये है, so there is lot of me and lot of I. At the moment we go into gratitude, so first gratitude prayer is towards God, so I am telling myself that मेरे ऊपर कोई है जो मेरा ध्यान रख रहा है। या तो मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान में नहीं बिलीव करती, तो भी मैं अंदर में तो जाती हूँ, तो वहां पे तो मेरी चेतना है। तो ग्रैटिट्यूड जो है इट इज अगेन ग्रैटिट्यूड के भाव में जब आते हैं तो हम अगेन वो इनफ अबंडेंस में ऑलरेडी आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे बस हो गया, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, आई एम हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल। सो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली वहां पे ही आ जाता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं कि आई एम थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, पर मन में भाव गुस्से का है, मन में भाव रिवेंज का है, मन में भाव कंपटीशन का है, मन में भाव है कि जैसे आई एम नॉट इनफ, आई डोंट डिजर्व इट। पर मैं आउटसाइड में बाहर से मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल कर रही हूँ, मैं हर रोज ग्रैटिट्यूड लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, मैं ज्यादा थैंक यू बोलती हूँ। जो आपने सही बोला कि कोई लोग होते हैं ज्यादा थैंक यू बोलते हैं, हर छोटी छोटी चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं। एक बार मेरा से क्लाइंट थे, हर छोटी से छोटी चीज में थैंक यू बोलते थे, जहाँ पे शायद नहीं जरूरत। देखने जाए तो ग्रैटिट्यूड अच्छी चीज है, पर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उनका मन क्या उनको बता रहा था, तो उनका मन उनको बता रहा था that I have to be thankful to the other is bigger, और वो ग्रैटिट्यूड जो है वो दूसरों को दे रहे थे। यहाँ पे मैं और एक दूसरी बात ध्यान करना चाहूंगी कि हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम एक दूसरे को रिलेशनशिप में चाहे मदर हो या like family relationship ho ya client relationship ho, we are grateful, but we don't have to stay there. most of the time क्या होता है, हम human to human gratitude में ही रह जाते हैं और हम एक higher self को, एक भगवान को, एक higher light को भूल जाते हैं। ज्यादातर इंसान वहां पे ग्रैटिट्यूड नहीं है, वहां पे कंप्लेन मोड में है, और इंसान टू इंसान ग्रैटिट्यूड में, और फिर बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड नहीं काम कर रहा है। So we have to start by being grateful for the life that we have, for the resources that we have, and that is ये सृष्टि जो है। So again higher self से आता है, वहां से ग्रैटिट्यूड शुरू होता है, खुद के साथ ग्रैटिट्यूड होता है, फिर बाहर जाता है, जो आरती जी ने बोला, that is how from inside goes to outside। पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम भूल जाते हैं इनसाइड, और हम आउटसाइड में ही ग्रैटिट्यूड करते हैं, एंड देन ग्रैटिट्यूड डजंट वर्क। बहुत बड़ी बात कही कि ग्रेटिट्यूड मतलब देना, और जब देने वाला व्यक्ति होता है, दाता होता, तो जाहिर सी बात है वो किसी छोटा हो ही नहीं सकता। और उसकी वजह जानकी जी ने बहुत अच्छी सी बताई है कि
आप बाहरी दिखावे के तौर पे दे रहे होते हैं, पर्सन टू पर्सन दे रहे होते हैं, जिसने आपको वास्तव में जीवन ये जो दिया है उससे आप परे रहते हैं। तो आप सबसे पहले उससे जुड़िए, उससे, उस नेचर से कहीं, या उससे जिसे आप ईश्वर कहते हैं उससे कहीं, या जो भी आप नाम देते हैं, परम शक्ति कह लीजिए, उससे कहीं, जिसने आपके जीवन की तमाम चीजें दी हैं, पहले उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए। वो सच्चा और ईमानदार ग्रेटिट्यूड होगा, और वो इस तरह का होना चाहिए जिसमें कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। जबकि हम वहाँ पे जाकर शिकायतें करते हैं, शिकायतों से दूर रहिए और खुशहाली की तरफ बढ़िए। यही संदेश हमारे साथ में जुड़ी हुई जानकी पटेल जी देती, फिर आप देखिएगा चीजें बैलेंस रहेंगी। और अब एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ी हुई है जानकी भट्ट जी, उनसे रूबरू होना चाहूंगा। और यहाँ पे जानकी भट्ट जी, पहला सवाल मैं एक ये भी लेना चाह रहा हूँ, कोई जो व्यक्ति इस वक्त बहुत ज्यादा माने तो मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा हो, फाइनेंशियल जो इश्यूज उनके साथ में जूझ रहा हो, तो ऐसे केस के अंदर अगर अबंडेंस माइंडसेट की जो जर्नी को स्टार्ट करने की कोशिश वो कर रहा हो, तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे आप जो बोल रहे हैं कि कोई जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, राइट? जी बिल्कुल। मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी एक इंसिडेंट याद आ रहा है। एक बिजनेसमैन है जिनको मैं काफी टाइम से जानती थी और जानती हूँ इनफैक्ट। और ये बिजनेसमैन ने अपना फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया था लॉन्ग बैक। बहुत अच्छे से उन्होंने जीरो से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, सेट किया, एंड देन आफ्टर बहुत सारी ब्रांचेस और ऑफिसेज, और बहुत अच्छे से उन्होंने बिजनेस अपना रन किया। अभी एक बार क्या होता है ना, वेकेशन का टाइम होता है और इनको इच्छा होती है कि मैं अपने फैमिली के साथ बाहर घूमने के लिए जाऊं। और ये बिजनेसमैन अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे बहुत उन्होंने एंजॉय किया है। एंजॉय करके वापस आते हैं और उनको पता चलता है कि जो भी उनका शॉप था, शॉप के पास में ही उनका घर था, घर के पास में ही उनका गोडाउन था, जहाँ पे सारे गुड्स वो स्टोर करके रखते थे, ये सब कुछ आग में जल गया है और सब कुछ खत्म हो गया। फाइनली ही ऑब्जर्व्ड दैट हाउस इज बर्न्ड, मेरा घर जल चुका है, मेरी ऑफिस जल चुकी है, मेरा गोडाउन जल चुका है, मेरा शॉप जल चुका है। वो कुछ सोचते हैं और अपने पास से एक बुक और पेन निकालते हैं और एक बहुत ब्यूटीफुल कोट लिखते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरा शॉप जल गया है, मेरी घर जल गई है, मेरे गोडाउन जल गए हैं, लेकिन मेरा विश्वास अभी तक नहीं जला है। I am starting business from tomorrow. Business is on from tomorrow. So यहाँ से मुझे एकदम अच्छे से, जैसे ही आपने बताया कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके, उनके लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक एडवाइस देना चाहती हूँ। ये जो भी फ्रेंड है, मेरे जेंटलमैन है, उनसे मैंने ये सीखा है कि इस बंदे ने बिजनेस को बनाया था, बिजनेस ने इनको नहीं बनाया है। सो याद रखिए, आप जो भी एक्शन में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आपने बनाया है, उस चीज को आपने बनाया है, उन्होंने आपको नहीं बनाया है। नंबर 2, यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा सा बात शेयर करना चाहती हूँ। जब भी आप स्ट्रगलिंग फेस में हो, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा एक एग्जिस्टेंस होता है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, और हम जो एक्शन करते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है, उसको हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं डूइंग। सो जब भी आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं, सबसे पहले बीइंग को और डूइंग को अलग कर दीजिए। ऐसा मत बोलिए कि आई एम फेलियर, मैं नहीं कर सकता, ये मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, आई कैन नॉट डू दिस, आई एम स्ट्रगलिंग दिस। नो, यू आर नॉट। एज ए ह्यूमन बीइंग आप कभी गलत नहीं हो। शायद आपके कुछ एक्शंस और आपके कुछ बिहेवियर पैटर्न्स ऐसे हैं जो आपको हेल्पफुल नहीं है आपका गोल अचीव करने के लिए। सो जो भी एक्शन या जो भी बिहेवियर यूजफुल नहीं है, बस उसको चेंज करना है। जैसे ही आप ये डिफरेंशिएट कर दोगे ना, आप धीरे 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 अबंडेंस की दुनिया में एंट्री कर रहे हो। अपने आप के लिए आप गलत फील करना छोड़ देंगे, और जो बिलीव्स आपकी ऐसी है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें ही बीइंग और डूइंग को अलग कीजिए। जो यूजफुल है उसको साथ में रख के आगे चलिए। सो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देना चाहूंगी कि कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस कर रहा है
और काफी बार मैंने सुना है मेरे क्लाइंट से, मेरे फ्रेंड से, मेरे काफी सारे पार्टिसिपेंट से इनटू ट्रेनिंग, मैम मैं सफिशिएंट नहीं कमा पा रहा हूँ, मैम मुझे ज्यादा पैसा कमाना है क्योंकि मैं अपनी फैमिली को खुशी देना चाहता हूँ, मैं नहीं कमा रहा हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हो, यू आर हैविंग ऑल द रिसोर्सेज। मैं बोलती हूँ दुनिया में जितने इंसान है सबके पास 24 घंटे ही है, और भगवान ने किसी को ऐसा नहीं दिया है, जो जानकी अभी बात कर रही थी यूनिवर्सल एनर्जी, किसी को ऐसा नहीं है कि इतना एनर्जी कम दिया है, इतना ज्यादा दिया है, बस हमको उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई करके यूज करना है। सो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपने बीइंग और डूइंग को अलग कर दीजिए। ऐसे लोग जो सोचते हैं कि मैं नहीं कमा पा रहा हूँ सफिशिएंट, आप बिल्कुल सही इंसान हो, सिर्फ आपके कुछ एक्शंस हैं जो आपको अलाव नहीं कर रहे सफिशिएंट कमाने के लिए, उस एक्शन को चेंज कीजिए। कुछ स्किल सेट अगर इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना है, उसको कीजिए, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आप कभी गलत नहीं हो। तो यहाँ पे मैं एक ही एडवाइस देना चाहती हूँ, और ये मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, बीइंग और डूइंग को हमेशा से अलग रख दीजिए। मैं गलत नहीं हूँ, मेरा एक्शन या मेरा बिहेवियर बस मुझे चेंज करना है। सो इससे काफी नजदीक जर्नी की ओर आप एंटर कर रहे हो, और एबंडेंस इज अ जर्नी, इट इज नॉट आज मैंने सोचा कि मैं अबंडेंट हो गई और आज मैं हो गई। अबंडेंस ऐसा है कि जब तक हम जिंदा है रेगुलरली हमको इस जर्नी में आगे बढ़ते जाना है। सो इट इज नॉट वन टाइम अफेयर, आपको कंटिन्यूअसली इस पे काम करना है, और आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा जब आप बीइंग और डूइंग को अलग कर देते हैं, और जो चीजें आपको रोक रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं, बस उसके ऊपर काम कीजिए बाय थिंकिंग दैट आई कैन डू एवरीथिंग एंड आई हैव ऑल द रिसोर्सेज। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकी जी, बड़ी महत्वपूर्ण सी बात की। और दर्शकों, एक इतिहास भरा पड़ा है हमारे पास ऐसी घटनाओं से जहाँ से हम लोग सीख ले सकते हैं कि व्यक्ति मुश्किलों में थे और उन्हें लगा कि वो नहीं कर सकते, फिर वो एक प्रेरणा से खड़े होते हैं और आगे जाके बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं रचते हैं। वाल्मीकि जी हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिन्होंने एक डाकू होकर जीवन छोड़ते हैं और फिर वो रामायण तक भी रचते हैं। तो ये सारी चीजें कि आप कर सकते हैं, बस आपको विश्वास करना होगा। चीजें कहीं हालात कहीं वो आपके जीवन में आते हैं सिर्फ आपकी आजमाइश के लिए कि आप कितना डिजर्व करते हैं। तो वो उन सब चीज़ों को समझिए और बेहतरी के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाइए। खुशियाँ आपके इंतजार के अंदर बैठी हुई हैं। और मैं आचार्य आरती जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। आचार्य आरती जी, मैं एक ये भी जानना चाह रहा था, कम्युनिटी सपोर्ट का और जैसे हम कनेक्शंस की जो बात करते हैं, उसका क्या रोल होता है जो अबंडेंस से, जो माइंड की सेट की हम जो बात कर रहे हैं, उसको नर्चर करने के लिए, और जिससे कि मेंटल हेल्थ भी ग्रो कर सके, प्रॉस्पेरिटी भी आ सके, उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज। जी, थैंक यू। कम्युनिटी आजकल बड़ा बजिंग वर्ड है ये कम्युनिटी। आप ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसको मैं थोड़ा पीछे ले जाकर हमारे एक जनरेशन बैक जाते हैं हम। मैं लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय पेरेंट्स, ठीक है, अभी जैसे मैं उनसे बात करती हूँ तो वो लोग बोलते हैं आरती हमने स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ये सारे वर्ड्स कभी सुने ही नहीं थे। ये उनका रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि they already were part of community in terms of joint family, closeness थी जो रिश्तों में तब, तो वो itself was a community and itself was a support system। इतने सारे लोग होते थे बात करने के लिए, तो डिप्रेशन का तो नामो निशान नहीं होता था, स्ट्रेस नाम की कोई चीज नहीं होती थी क्योंकि सब कुछ बाहर निकल जाता था। तो जितना हम न्यूक्लियर इंडिविजुअलिस्टिक और ये सब होने लगे, उतने ही हम डिजीज से घिरने लगे हैं। मतलब वी आर सराउंडेड बाय एन नंबर ऑफ, जो भी बोलो, ठीक है, माइंड से रिलेटेड या बहुत सारी चीजें, फिजिकल एंड मेंटल बोथ। तो कम्युनिटी वाज ऑलरेडी देयर। हम थोड़े मॉडर्न हो गए, हमने थोड़े वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा ही अडॉप्ट कर लिया और हम न्यूक्लियर फैमिली की ओर चले गए, ठीक है। तो अब वापस हमें वो कम्युनिटी चाहिए इन फॉर्म ऑफ लाइफ कोचेस, एक्सपर्ट, कंसल्टेंट्स, विच वाज ऑलरेडी देयर इन अ गुड फॉर्म, ठीक है। तो ऑफ कोर्स कम्युनिटी सिस्टम वाज पार्ट ऑफ हमारे भारत का वो कल्चर था हमारा, जो हमने छोड़ दिया, हम जब वापस इन डिफरेंट फॉर्म लेकर आ रहे हैं वापस।
तो कम्युनिटी ऑफ कोर्स हेल्प करती है। कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, ह्यूमन टू ह्यूमन टच अगर मिसिंग हो जाए तो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता है। कितना भी आप चैट जीपीटी लेकर आओ, एआई लेकर आओ, पर इंसान को जो इंसान की स्पर्श और बहुत इंसान बड़ी का बात, कम्युनिकेशन जो काम कर सकता है ना, वो कोई बहुत टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण, काम नहीं कर सकती। बहुत तो महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल बिल्कुल नेटवर्किंग और कम्युनिटी हर एक इंसान को हेल्प करेगी इन अ पॉजिटिव वे। आप उन कम्युनिटीज से जुड़े, सबसे पहले अपने परिवार से जुड़े, अपने लोगों से जुड़े, वो एक अलग सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है हमारे लिए। तो कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, संगठित होइए, पहले जहाँ हो वहां से तो काम शुरू करो। तो कम्युनिटी अवश्य हेल्प करती है, लाइक माइंडेड पीपल ऑफ कोर्स हेल्प करते हैं, एंड इट गिव्स यू अ वेरी पॉजिटिव पुश टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आचार्य आरती आचार्य जी ने, प्रणाम करता हूँ। दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें चाहे कितनी तकनीक का साथ मिल जाए, लेकिन जैसे स्पर्श का जो जिक्र यहाँ पे आरती आचार्य जी ने किया, वो जीवन में सर्वोपरि होता है। मशीनें आपको स्पर्श का एहसास नहीं दे सकती जो कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। जब एक व्यक्ति का हाथ आपके कंधे पर आकर टिकता है तो आपको एहसास होता है कि आपके साथ में कोई है, तो तब आप फील करते हैं, महसूस करते हैं कि आप इसके साथ अपनी तकलीफ बांट सकते हैं, और उन तकलीफों को किसी मैकेनाइज तरीके से नहीं सुनेगा, दिल से सुनेगा। तो तकलीफ को सुनने के लिए, दर्द को बांटने के लिए दिल की ज़रूरत होती है, और वो दिल हमेशा रहेगा जब तक मनुष्य है। तो इसलिए कम्युनिटी की ज़रूरत सदैव पड़ती रहेगी। तो कम्युनिटी के जरिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी किया जा सकेगा और क्रिएट किया जा सकेगा और बेहतरीन की तरफ बढ़ा जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आरती आचार्य जी। और अगला सवाल मैं जानकी पटेल जी से यहाँ लेना चाहूँगा। जानकी पटेल जी, जो कुछ अनरिजॉल्व जो कुछ इश्यूज होते हैं लाइफ के अंदर, जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, और मैं देख रहा था कि आप रिग्रेशन थेरेपी की भी एक्सपर्ट हैं, तो ये रिग्रेशन थेरेपी की हम जो बात करते हैं, तो क्या ये इससे इशू, जो पास्ट इश्यूज होते हैं, इनको रिजॉल्व कर सकती हैं, जिससे कि हमारा मेंटल हेल्थ बेहतर हो सके? सो ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। एक रिसर्च हुआ था यूरोप में, जिसमें रिग्रेशन थेरेपी के रिजल्ट्स पे रिसर्च किया था, और रिसर्च सजेस्टेड दैट 80% ऑफ पीपल गॉट बेटर, दे रिस्पॉन्डेड बेटर, एंड उनका जो जीवन है, वो जो लाइफ स्टेट है उनका, वो इम्प्रूव हो गया। उन्होंने जब रिग्रेशन थेरेपी से पास्ट को हील किया। अभी क्या है कि मेरे को अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं थेरेपी सेटअप में कि जो लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे पास्ट में नहीं जाना है, मुझे पास्ट लाइफ नहीं करना है, क्या पता अगर मैं वापस नहीं आ पाया या आ पाई तो एक्चुअली हम कहीं जाते नहीं है, हमारा शरीर इधर ही है। तो हम क्या करते हैं, तो हम एक सिंपल एक प्रोसेस करते हैं जिसमें हम रिग्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं पहले की बात पे ही जाऊंगी कि अगर मैं प्रेजेंट स्टेट में हूँ तो मैं अबंडेंस में हूँ, एम्पावर्ड स्टेट में हूँ। दैट मीन्स कि अगर आज के दिन में मुझे जो कमाना है वो मैं कमा सकती हूँ, अगर मैं मेरे कॉन्शियस सब फैकल्टीज अलाइंड है तो। मेरी फैकल्टीज मतलब मेरा माइंड कब अलाइन नहीं होता है, जब मुझे ऐसे लगता है, लेट्स से कि जब मैं छोटी थी, अगर मैं छोटी थी और मैं पढ़ रही थी, पर जैसे शायद मेरी दादी बोले, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी दादी बोले कि तू कितना भी पढ़ेगी, जाना तो तुझे शादी करके पराए घर पे ही है, तो ये पढ़ाई ठीक है, जॉब वॉब ठीक है, मेन शादी है ना। अगर उन्होंने मेरे को बार बार ये बोल के रखा है, तो अब मेरे माइंड में वो पास्ट की सिचुएशन है, वो एक बिलीफ सिस्टम बन गई। अब मैं बड़ी हुई, मैंने एमबीए किया, मैं जॉब कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, पर मैं अबंडेंस तक नहीं पहुंच सकती, मैं वो प्रॉस्पेरिटी तक क्यों नहीं पहुंच सकती, क्योंकि द मोमेंट मैं वहां तक जाती हूँ, मुझे मेरे माइंड में से मेरी दादी की बात ऐसी याद आएगी कि नहीं नहीं नहीं, मुझे शादी करनी है, ये सब मेरे काम का नहीं है। तो ऐसा लगता है कि अब ये प्रेजेंट में तो 30 साल की उम्र में पता नहीं चलता, अब दादी ने बोलना बंद कर दिया है, कुछ नहीं है, पर ये बचपन की बात है जो मेरे माइंड में घर कर गई है। तो हम क्या करेंगे?
तो यहाँ पे 30 साल में क्या कैसे प्रॉब्लम कैसे दिखेगा कि मैं चाहे कितना भी ट्राई करूं, मैं कितना भी मोटिवेटेड रहूं, मैं मैनिफेस्टेशन करूं, पर मेरे को जो चाहिए वो मेरे गोल्स नहीं, मैं आई कांट अचीव माय गोल्स। ओके, लेट अस स्टार्ट एंड देन आई विल आस्क क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि गोल क्या है, अचीव क्या कर सकते हो, वो अचीव करने से आपको क्या होगा। अच्छा, ओके, मेरे को अचीव करने से मेरे को ये मिल जाएगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। सक्सेसफुल होने से क्या होगा, तो मुझे पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो क्या होगा, आप फ्यूचर में क्या करने जाओगे। अब फ्यूचर में तो मुझे शादी करनी है। अब मेरे माइंड में से वो आया कि शादी करनी है, तो शादी करनी है तो मैं ये क्या कर रही हूँ। अच्छा, तो आपको क्या क्या विचार है आपके? नहीं, मैं शादी करूंगी तो ये सब कुछ काम का ही नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? शायद मुझे मेरी दादी ने ये बताया था। गो बैक टू दैट टाइम एंड नाउ वी डू दैट, जिसको हम बोलते हैं हिप्नो ड्रामा या एक कथारसिस। क्योंकि वो बात और उसकी बात की जो वजन होता है, वो इंटेंसिटी, बिकॉज दादी को हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, तो उनकी बात का वजन होता है, तो उसकी इंटेंसिटी मेरे माइंड में रह गई है। तो उसको हम रिलीज करेंगे, उसका हम कथारसिस वर्क करेंगे। और फिर मैं पूछूंगी मेरे क्लाइंट से कि अभी आपको लगता है कि ये बात ट्रू है या नहीं है, तो भी उनका कॉन्शियस माइंड ही बताएगा कि नहीं, आई थिंग्स हैव चेंज्ड एंड आई वांट टू अचीव माय गोल्स। सो आई डिड नॉट चेंज द पास्ट, मैंने दादी को बदला नहीं है, पर दादी की बात जो मेरे माइंड में घर कर गई, मैंने वो बात को नलीफाई किया, which is classic regression therapy. And then I come back into the present, change awareness and a new decision, जिससे मैं ज्यादा empowered फील करती हूँ मेरे लाइफ स्टेज में। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही है आपने, और कार्यक्रम के लिए समय ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, लेकिन मैं देख रहा हूँ दर्शकों को सवाल है, तो मैं आपसे बस उसे थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है, तो संक्षिप्त में सवाल जानना चाहूँगा, उनके जवाब जानना चाहूँगा। दर्शकों ने हमारे साथ में सवाल लिए हैं। तो जानकी भट्ट जी, एक सवाल हमारे साथ श्री राधेश्याम जी जुड़े हुए हैं। इन्होंने सवाल पूछा है कि लेकिन तब क्या करें जब हमारा अहंकार बीच में आ जाए और वो आपको हमेशा किसी का आभार जताने से रोकता रहे। जैसे कि मुझे लग रहा है कि जानकी जी ने, पटेल जी ने पूछा था, बताया था आभार के बारे में, तो चलिए। Yes, thank you so much. So here I would like to give a gift to the all participants, and when I say gift, I mean it. G is gratitude, wherein you are paying gratitude to yourself, to others. मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, जब हम बच्चे थे, हमको एक एटिक्वेट सिखाए जाते थे स्कूल में और घर में कि आप कुछ भी गिफ्ट रिसीव करो या आप कुछ भी रिसीव करो तो आपको सामने थैंक यू बोलना है। यानी कि आप कुछ रिसीव करोगे, आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे कि अच्छा मुझे कुछ मिला, एंड आप यू विल जस्ट से थैंक यू। नाउ बचपन में हमको पता नहीं था, इसको एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, लेकिन इतना पता चलता था कि कुछ भी रिसीव करे तो हमको थैंक यू बोलना है। जैसे 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 हम ग्रो होते जाते हैं, वो एक एटिक्वेट की तरह रह गया है थैंक यू बोलना। और क्यों एक एटिक्वेट की तरह रह गया है? क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आ गया है। मैं आपको ये सोल्यूशन देना चाहती हूँ कि एक बार एक्सपीरियंस करिए। गिफ्ट इज जी इज ग्रैटिट्यूड एवरी डे। ये मैं पिछले 11 साल 200 दिन 266 दिन से कर रही हूँ। आज मेरा 11th ईयर 266 डे है। एक भी दिन मैंने ग्रैटिट्यूड लिखना मिस नहीं किया है। मैं बाहर हूँ, ट्रैवलिंग कर रही हूँ, वेकेशंस पे हूँ, आई हैव स्मॉल डायरी विथ मी, जिसमें सिंपली 2 लोगों का नाम लिखना है जिसको आज के दिन में आप थैंक यू बोलना चाहते हो। जैसे जानकी ने बताया था, हम सिर्फ लोगों को ही थैंक यू क्यों बोले? हमारे आसपास कितनी सारी चीज है। आप सोचो एसी नहीं होता, आप सोचो लैपटॉप नहीं होता, आप सोचो इंटरनेट नहीं होता, क्या आज हम इतने अच्छे से अक्रॉस द वर्ल्ड कनेक्ट हो सकते थे क्या? शायद नहीं। तो हमने कभी इनको थैंक यू बोला है?
एक बार आप कोशिश कीजिए, एवरी डे आपको 2 लोगों का नाम लिखना है और 2 चीजों का नाम लिखना है। आंख बंद करके उस बंदे को सामने, उस शख्स को सामने विजुअलाइज कीजिए, उस चीज को विजुअलाइज कीजिए एंड से थैंक यू। दूसरा मैंने बोला गिफ्ट का आई इज इनकेंट अफर्मेशन। एवरी डे अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। ईगो के लिए, ईगो रिमूव करने के लिए आप इंटरनेट से काफी सारे अफर्मेशन सर्च कर सकते हो, जैसे आई एम ट्रस्टवर्दी, आई एम इनफ, आई एम पावरफुल। और जब हमको कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटी है या कुछ स्कैरसिटी है, तभी बीच में ईगो आता है। तीसरा है एफ का मतलब है फॉरगिवनेस। आप दूसरों को फॉरगिव करने की बात करते हो, मैं बोलती हूँ सबसे पहले अपने आप को माफ कीजिए। हमको बहुत सारे गिले शिकवे हैं पास्ट से, लेट इट गो। एंड टी इज लास्ट वन विच इज ट्रांसफॉर्म विथ विजुअलाइजेशन। आप जो भी लाइफ में बनाना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, उसको आंख बंद करके सोने से पहले विजुअलाइज कीजिए। आई विल एंड माई टॉक सुनील जस्ट इन 1 मिनट। मैं आज की बात कर रही हूँ, मेरा एनएलपी का वर्कशॉप चल रहा है। एक शख्स है जो स्लोवाकिया से ज्वाइन करते हैं, और कुछ सेशन पहले वो बोल रहे थे कि पता नहीं आप जो भी टेक्निक्स और टूल्स यूज कर रहे हो, जो भी बता रहे हो, वो मेरे पे वर्क कर रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। आई एम मास्टर ऑफ साइकोलॉजी। आज उनकी स्माइल के साथ वो आए और बोले मैं 55 इयर्स का हूँ, मेरा ड्रीम कार मैं पिछले 20 सालों से लिख रहा था मेरी बुक में कि ये मेरा ड्रीम कार है, जो ऑलमोस्ट जा चुका था, जान की वो मैंने पा लिया। और 18 अक्टूबर को मेरा उस कार का डिलीवरी है, और वो मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि ये गिफ्ट का कंसेप्ट मैंने उनको बताया था पहले सेशन में, विच वाज ऑन 23 ऑफ अगस्त, जो आज जाके अचीव हो चुका है। सो इट विल चलिए डेफिनेटली वर्क, ट्राइड एंड टेस्टेड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है जानकी जी। और अगला सवाल हमारे एक शिवम मल्होत्रा हैं, इन्होंने जानना चाहा है। तो आरती आचार्य जी, मैं आपसे लेना चाहूँगा। बात चल रही थी नेगेटिविटी को लेकर, रिमूव करने को उसको है, तो मैं जानूँ मेरी नेगेटिविटी का कहना है कि मेरी नेगेटिविटी का क्या रीजन है। ये मेरी नेगेटिविटी का रीजन ये रहता है कि जब मुझसे आगे लोग निकल जाते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये डर रहता है कि भाई मुझसे आगे लोग निकल जाएंगे तो मैं पीछे छूट जाऊंगा, लोग मुझे ह्यूमिलेट करेंगे, ताने कसेंगे या जो भी चीजें रहेंगे। तो ये अपने आप को कैसे हैंडल करें, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी शिवम जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज कमिंग फ्रॉम, जैसे जानवी जी ने बताया, आई एम नॉट इनफ। दूसरा यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो है वो है कंपैरिजन का। व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विथ समबडी एल्स। नाउ एट अ सोल लेवल हम एक पर्पस लेकर आते हैं, हमारा लाइफ का एक एजेंडा होता है कि ओके ये लाइफ टाइम में मैं ये अनुभव करूंगा, इतने कर्म क्लियर करूंगा और ये मेरी लर्निंग रहेगी। ठीक है, ये सोल लेवल की बात होगी। व्हेन वी कम टू द प्लैनेट, वी गेट आवरसेल्व्स इनटू रैट रेस के मतलब ये तो यही बात होगी कि सारे लोग डॉक्टर बन जाएं, सारे लोग इंजीनियर बन जाएं, सारे लोग एस्ट्रोनॉट, तो बाकी काम कौन करेगा? ठीक है ना। तो अगर कोई डॉक्टर है तो उससे हम कंपैरिजन ही क्यों करते हैं? आप अपने आप को देखिए, आप में क्या खूबियां है। हर कोई तो पायलट नहीं बन सकता, हर कोई तो एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता है। हमारे में और हर एक इंसान में वो कैपेसिटी, कोई यूनिक कैपेसिटी, कोई यूनिक स्किल भगवान ने हमारे अंदर है, उसे हमें निखारनी है। तो व्हेन यू रियलाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस, ठीक है, तो यू कैन सॉल्व द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ। ये एग्जांपल मैं बहुत बार देती हूँ। अगर मैं सचिन तेंदुलकर को बोलूंगी कि जाओ भाई सॉकर खेलो, तो will Sachin Tendulkar will be as good as in soccer, as good as he is in cricket? No, his skill set is cricket. तो आप अपनी स्किल सेट को पहचानिए, आपके अंदर क्या खूबियां है, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, आपके अंदर क्या कैपेसिटीज है, और उस कैपेसिटी को आप कहाँ एनकेश कर सकते हैं। उन चीजों में आप अपनी एफर्ट्स, एनर्जी, टाइम इन्वेस्ट कीजिए एंड यू विल गेट ट्रेमेंडस results instead of wasting your time in comparing yourself with others। क्योंकि वो उसकी जर्नी है, जो आगे निकला है वो उसके कर्म
उसकी गति, उसकी एनर्जी लेवल, उसकी इंटेलिजेंस। आप कुछ और बैगेज लेकर आए हो तो उसको सॉर्ट आउट कीजिए और ट्राई टू फिगर आउट योर ओन सेल्फ कि मैं क्या लेकर आया हूँ। उसको जैसे ही आप रिजॉल्व करेंगे, मेरे पास ये बहुत सारे आते हैं प्रॉब्लम के मेनली इन लेडीज, इन फीमेल दिस इज फाउंड के ये कंपैरिजन में अपने आप को इतना हीन फील करवाती है कि मैं कुछ हो ही नहीं। सबसे क्लासिक एग्जांपल है जो जानवी जी ने बताया शादी का। मतलब लड़कियां इतना मिजरेबल फील करती है सुनील जी शादी नहीं होने पर, मतलब मैं कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ, इस लेवल का उनको क्या बोलते हैं समझ से, हाँ कि मतलब मेरी शादी नहीं हुई मतलब आई हैव समथिंग रॉन्ग इन मी। तो शादी करना कोई अचीवमेंट नहीं है, और कोई सोशल स्टेटस भी नहीं है और कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट नाउ, ठीक है, आप जब चाहे तब शादी कर सकते हैं, पर सोशल प्रेशर इतना हो जाता है कि और 30 साल की हो गई अभी तक शादी नहीं हुई, 30 साल का हो गया अभी तक कैरियर सेट नहीं हुआ आपका, तो कंपैरिजन क्यों करना है? आप अपने आप को देखिए। और जबकि वो बंदी या बंदा बहुत अच्छा बिजनेस चला रहा होता है या कुछ दे आर डूइंग समथिंग यूनिक, बट सोशल प्रेशर, जो सोसाइटी का प्रेशर, व्हेन यू डोंट फिट योरसेल्फ इनटू द सोशल नॉर्म्स, ये प्रेशर अपने आप के ऊपर ले लेते हैं लोग। ले लेते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सामाजिक प्रेशर को हम लोग अपने जहन के ऊपर ले लेते हैं और उसकी वजह से कहीं न कहीं समस्याएं हमारे कंपैरिजन नहीं लेना चाहिए, कंपैरिजन नहीं लेना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आरती आचार्य जी। और एक अंतिम सवाल के तौर पर जानकी जी की तरफ लौटना चाहूंगा। जानकी जी आपके बारे में देख रहा था कॉन्स्टेलेशन थेरेपी भी होती है एक, तो कॉन्स्टेलेशन थेरेपी किस तरह से जो रिग्रेशन है उसको दूर करने में मदद कर सकती है? संक्षिप्त में थोड़ा उसका भी उत्तर मिल जाए तो हमारे दर्शकों के लिए बड़ा लाभ हो जाए। सो कॉन्स्टेलेशन थेरेपी जो है वो बेसिकली उसका बेसिक क्या है कि अभी तक हमने जो बात करी वो मेरे मन में, मेरे अंतर में, और हम हमारे अंतर में तकलीफ जो है उसको हम ठीक करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि वो तकलीफ मेरे अंतर में है पर शायद वो मेरे अंतर से रूट कॉज मेरे अंदर नहीं है। जैसे कि बचपन में मम्मी पापा झगड़ रहे और मम्मी जब झगड़ती है, मम्मी पापा एक दूसरे से रूठ जाते हैं तो वो बच्चे को बोलते हैं कि अपने पापा से जाके ये बोल दो, पापा बोलते हैं अपनी मम्मी से जाके ये बोल दो अपने पापा से। तो बच्चा जो है, बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा भी बीच में सैंडविच हो रहा है, राइट? अब ऐसा अब ये एक एग्जाम्पल है। अभी अभी जैसे अब अगर बच्चा बीच में सैंडविच हो रहा है तो बच्चा क्या क्या हो गया? एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, मम्मी पापा एंड चाइल्ड, राइट? अब मम्मी पापा एंड चाइल्ड में बच्चे के माइंड ने क्या सोचा कि मम्मी पापा की शादी को या मम्मी पापा को खुश रखने के लिए मुझे हमेशा बीच में रहना पड़ेगा। अब क्या है कि उसके माइंड ने ये सोच लिया तो वो आगे रिफ्लेक्ट कैसे करेगा लाइफ में कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन इन माई लाइफ, फॉर एग्जाम्पल। अब वो आगे बढ़ नहीं रहा है। हम लोगों ने थेरेपी करी, रिग्रेशन थेरेपी करी, सब किया, पर जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं आता है क्योंकि हमने उसके मन में, अभी ये 30 साल का बड़ा बच्चा हो गया है, उसके मन में हम सब कुछ उसके माइंड से कर रहे हैं, पर वो जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। तब हम कॉन्स्टेलेशन सेटअप करते हैं। हम देखते हैं कि सिस्टम में कहाँ से आता है, बिकॉज जैसे कम्युनिटी की बात करी थी आरती जी ने, तो हम सब एक कम्युनिटी के पार्ट है। तो मेरा प्रॉब्लम कभी मेरी अकेली का नहीं होता है। जैसे कि अबंडेंस बोल दो, कनेक्शन बोल दो, वो अकेली का नहीं है, तो मेरा प्रॉब्लम भी शायद कभी अकेली का नहीं होता है। जैसे अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, थायराइड है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? फैमिली में किसी को है, कैंसर है फैमिली में किसी को है, डायबिटीज है फैमिली में किसी को है। तो वैसे ही स्ट्रेस या माइंड, फैमिली का भी एक माइंड होता है जो जिसमें से मेरा माइंड बहुत सारी चीजें अब्सॉर्ब करता है जो मेरे लाइफ के प्रॉब्लम बन जाए। तो उसको हम फैमिली के माइंड के हिसाब से मम्मी पापा को या वो एंगल से, वो पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि क्या हुआ, क्या बच्चा क्या फील कर रहा है, और हम वहां पे रिजॉल्व करते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम बच्चे का था ही नहीं।
ये प्रॉब्लम मम्मी पापा के झगड़े में बीच में था या दादा दादी या घर में था, हम वहां पे रिजॉल्व करते हैं, ऑटोमेटिकली इसकी लाइफ में, इसके माइंड में वो रेजोल्यूशन आता है। दैट इज कॉन्स्टलेशन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का कि आपके जरिए बहुत महत्वपूर्ण सी बातें इस मंच के ऊपर निकल कर आई हैं। और कार्यक्रम के समापन के अंदर बस शकील आजमी का एक शेर मुझे याद आता है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो दर्शकों, आपको हमें सबको ठानना है कि जिंदगी में हमें जो चाहिए वो तो हम पाकर ही दम लेंगे। आप तीनों एक्सपर्ट्स का हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपनी व्यस्तताओं के बावजूद इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। और दर्शकों, आपसे भी एक निवेदन जाते हुए करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी का भी सब्सक्राइब कर लें और पास में जो नोटिफिकेशन बेल नज़र आ रहा है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें, तो इस तरह की महत्वपूर्ण चर्चाओं के देखने का मौका आपको बार बार मिलता रहे। क्योंकि इस तरह की चर्चाएं, ऐसे गुणीजन जब आते हैं तो बहुत सारे अंधेरों से जो पर्दे हटते हैं, नए उजाले हमारे जीवन में शामिल होते हैं। तो आपके जीवन में नया उजाला शामिल हो, इस तरह से बेल आइकन को अभी का भी दबाइए। और हम फिर मिलेंगे इस मंच के ऊपर किसी नए विषय पर चर्चा के लिए। और आप तीनों का हृदय से अभिनंदन और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।